तो जैसे कि अभी आ चुका है और हालांकि मैंने डाउनलोड कर लिया है और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा 550 पेज के आसपास का है थोड़ा, तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन हम मोस्टली कल कल स्टार्ट कर देंगे। सर मॉर्निंग से सर मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग और इवनिंग बताएं आप कब करना चाहते हैं। मॉर्निंग में कम लोग आते हैं ना, मॉर्निंग में लोग ज्यादा नहीं आते, दिक्कत ये है। प्लीज सर एक्सप्लेन इंग्लिश मटेरियल। इंग्लिश मटेरियल एक्सप्लेन नहीं करते भैया, है ना, मतलब ऐसे पढ़ाएंगे आपको, मटेरियल की चिंता मत करो, क्लासेस की होगी यहाँ पे, है ना। ये अब है भी कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। सर ना आप पॉलिटी मॉर्निंग में पढ़ाइएगा सर, और इकोनॉमिक सर्वे ना हमको पढ़ाइएगा, फ्रेश रहेंगे सब तक। अच्छा, मॉर्निंग में लोग फ्रेश नहीं रहेंगे, इवनिंग में लोग फ्रेश रहेंगे, ये बात अच्छी बताई आपने। सर हम एक्चुअली ना सब काम मतलब सर एकदम एक्टिव रहते हैं और सर सुबह में सब नींद में रहते हैं आधे। अच्छा, सर एक्चुअली तुरंत उठ के पढ़ना सर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही ना सर, क्योंकि अभी हैबिट छूट गई है। तो अब तो हैबिट जगाओ, बहुत दिन हो गए। सर आपकी है ना रेगुलर, मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ, आपकी तो रेगुलर है, पर हम लोग का एक दिन छुट्टी एक दिन पढ़ाई, तो सर हम लोग हैबिट नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं तो इवनिंग क्लास में रेगुलर रखी रहेगा ना। सर बट इवनिंग का नहीं, मैं मॉर्निंग का बोल रही हूँ सर। अच्छा, मॉर्निंग का, ठीक है। इसीलिए बोले ना सर, इवनिंग में सब एक्टिव रहते हैं, हाँ पर अभी देखिए ठीक, सब कोई आए हैं। ठीक है, फाइन, ठीक है, इवनिंग में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अच्छा, चैप्टर नंबर 13 होगा सर, फेडरल सिस्टम। चैप्टर नंबर 13। यस सर। So that got completed in past actually. अरे नहीं, Last class is करा दिया ना, फेडरल स्ट्रक्चर तो करा दिया, उसी की last class थी। करा दिया जी। क्लासेस करो नहीं रेगुलर, सर, है ना। सर आपने पढ़ने को बोला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम कीजिएगा इसमें आएगी, है ना, उसमें उतना खास नहीं है। यस सर। नॉर्मल सी चीज थी, आई थिंक मैंने रफली एक्सप्लेन किया होगा उनको शॉर्ट में। क्योंकि देखो जो चैप्टर हमारे ज्यादा काम का नहीं है ना, उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीजें अपने आप आ जाएंगी, इनबिल्ट है वो चीज, अपने आप हम लोग सीखेंगे। तो हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारे ज्यादा काम की है। तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में रिलेशन किस तरीके से है वो हमको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिन फेडरल इन स्ट्रक्चर, डिवाइड्स ऑल पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। तो ये हमको मालूम ही है कि हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में रिलेशन जो है वो डिवाइडेड है, और तीनों तरह की पावर, चाहे हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या फाइनेंशियल की बात करें, वो आपस में डिवाइड होती है। कैसे हैं वो समझिए आप। देखो, अब समझते हुए जाइएगा, मैं फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक भी हो गई है और आप लोग भी थोड़ा फोकस करिएगा। देखो, लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या होता है। लेजिस्लेटिव का मीनिंग होता है रूल मेकिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या होगा, रूल मेकिंग। रूल बनाया जा रहा है। रूल कैसे बनाए जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी कैसी है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट होती तो क्यों, कौन बनाता है रूल। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो पब्लिक डायरेक्टली बना रही होती रूल, है ना, डायरेक्टली वोट करती पब्लिक। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कुछ लोगों को चुनते हैं। हमने किन लोगों को चुन लिया, हमारे एमएलए और एमपी लोगों को चुन लिया। अब वो जो एमएलए जो एमपी हैं वो हमारे लिए क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे। तो उन्हें हम लोग क्या बोल रहे होंगे, लेजिस्लेटिव। दूसरा है, वो रूल जब बन गया और फॉलो करवाया जाएगा। फॉलो करवाने का मतलब ये है कि जब भी रूल बनता है ना, तो ऐसे मान लीजिए बना दिए कि रोड पर लेफ्ट साइड में चलना है, डेफिनेटली कुछ लोग नहीं चलेंगे, तो पुलिस होगी उनके लिए, ट्रैफिक पुलिस होगी, चालान काटेगी उनका। तो जो रूल फॉलो करवाए जाते हैं वो कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टेशन है, तो पुलिस है और पुलिस के ऊपर मिनिस्टर भी तो होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो पुलिस है और जो मिनिस्टर्स है वो दोनों ही क्या है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। और जो मिनिस्टर है वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो पुलिस है वो क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो कब बदलेगा, वो 60 साल की उम्र के बाद ही खत्म होगा, जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव होती है 2 टाइप की, कौन कौन सी, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ये बात समझ आई, एग्जीक्यूटिव क्लियर है, लेजिस्लेटिव क्लियर है, नहीं आई, जी सर। यस बोला या नो बोला। एक बार और। अच्छा,
एक बार और, क्या चीज, लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव? सर एक्चुअली फोकस पे नहीं थे एग्जीक्यूटिव सर। सर। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो इसको ब्रेक कर लो, किसी भी वर्ड अगर इंग्लिश में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो आप उसका मतलब समझ लो। एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूट करवाने वाला, एग्जीक्यूट यानी पालन। पालन करवाने वाले कौन होंगे? पालन करवाने वाले दो लोग होंगे, एक होगा टेम्परेरी, एक होगा परमानेंट। टेम्परेरी कौन है? जो नॉर्मल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में एक मिनिस्टर होता है, और उसमें क्योंकि मिनिस्टर है तो नीचे कर्मचारी भी होंगे, और वो क्या होंगे? वो पब्लिक एम्प्लॉय होंगे, और पब्लिक एम्प्लॉय का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जो मिनिस्टर्स है उन्हें हम बोलते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर 5 सालों के लिए है तो टेम्परेरी है, और बाकी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है पूरे के पूरे, वो 65 ईयर्स तक रहेंगे, तो वो क्या है? परमानेंट है। बात समझ आ गई? दो तरह की एग्जीक्यूटिव हो गई। अगला है फाइनेंशियल्स। अब ये समझ लो आप, रूल बनाना है तो देखो मिनिस्टर्स असेंबली तक आएंगे, चाय पानी पिएंगे, बिजली जल रही है, लाइट चल रही है, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे, खर्चा होगा ना, मनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पुलिस वाले लोग हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो सैलरी भी ले रहे होंगे ना, तो क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? फाइनेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब मनी देगा कौन? देखो हमको तो बहुत सिंपल सा लगता है कि यार गवर्नमेंट ये रुपए क्यों नहीं दे देती, गवर्नमेंट रुपए दे दे। भैया गवर्नमेंट लाएगी कहां से रुपए? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल्स देखती है। फाइनेंशियल्स मतलब कहां से अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। और गवर्नमेंट भी कौन सी है भैया? दो है, एक कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने अपने टैक्स इंपोज करते हैं और उससे क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं। तो इसीलिए पावर जो है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और इन तीन ही चीजों से स्टेट भी चल रहा होता है और कंट्री भी। क्या इन तीनों टर्म्स समझ में आ गया सभी को? कहीं दिक्कत इन तीनों टर्म्स में? यस सर। अब आगे आगे आइए। अब कभी कभी क्या होगा, इन तीनों में आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। कोई मान लीजिए कि बॉर्डर पे खड़े हुए थे, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे। अब एक पुलिस वाले ने, जो दिल्ली का है, उसने हरियाणा वाले बॉर्डर में जाके किसी का चालान काट दिया, तो डिस्प्यूट हो गया। अब वो बोल रहा है कि तू कैसे काट रहा है भैया, तुम तो दिल्ली वाले हो, हम हरियाणा वाले हैं, तुम यहाँ पे नहीं काट सकते। तो जब भी कभी इन किसी भी डिपार्टमेंट में इन तीनों ही जो ये डिवीजन किए हुए इनमें कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी सॉल्व करेगी। और हमारी कंट्री में जुडिशरी कैसी है? यूनिटरी है। यूनिटरी कैसे बोल दिया मैंने? यूनिटरी इसलिए बोल दिया कि कोई भी केस कहीं पर भी हो वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फाइनली कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और जब वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, हर एक केस, इसका मतलब क्या है कि फाइनल डेस्टिनेशन हर किसी की एक ही है। और जब किसी की फाइनल डेस्टिनेशन एक ही हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटरी सिस्टम। एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये भी समझो आप, इसीलिए भी यूनिटरी बोला जाता है क्योंकि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो हर एक लोअर कोर्ट में एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए एक कोई केस आया कि रामू ने किसी का अचार चुरा लिया, तो उसको पनिशमेंट दी गई कि अचार चुराने वाला इंसान दिन में 2 बार 1 किलो अचार बना के दूसरे को देगा। तो ये जजमेंट है। अब ये जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो अगर अब ऐसा केस पूरे इंडिया में कहीं पर भी लोअर कोर्ट में आया तो सीधे जजमेंट क्या होगा? उसका जजमेंट सीधे से दे देंगे, भैया तेरे को बना के देना पड़ेगा, बस खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट हर एक कोर्ट में एप्लीकेबल है, और जब वो हर एक कोर्ट में एप्लीकेबल है तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो कोर्ट है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है। यही बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर। है ना? अब आगे देखो, जी सर। द सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। 3 हेड्स, अब 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। अब ऐसे मान लो, पहले हम इसको समझते हैं कि क्या होता है ये सेंटर और स्टेट रिलेशन। जैसे आप अपने सिंपल अपने घर का एग्जांपल ले लो। घर में कौन कौन होता है? तो हमारे देखो घर में क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं तो दादा दादी साथ में रहते हैं, पापा मम्मी हो गए और हम लोग हो गए, यानी हमारी जो 3rd जनरेशन है वो। अब हमारे यहाँ पे क्या हम लोगों को डिसीजन लेने की पावर है? नहीं है। डिसीजन कौन ले रहा है? या तो पापा मम्मी ले रहे हैं या फिर दादा दादी ले रहे हैं।
तो अब होगा क्या, ऐसे मान लो कि दादा दादी है सेंट्रल गवर्नमेंट और पापा मम्मी है स्टेट गवर्नमेंट, तो कभी कभी ये संभव है कि पापा मम्मी के डिसीजन और दादा दादी के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो डिसीजन कुछ और ले रहे होंगे और दोनों ही लोग अपने आप को सुपीरियर बताना चाहेंगे कि हम सुपीरियर ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली बात किसकी मानी जाएगी? अगर मान लो दादा दादी ने अपनी वसीयत नहीं लिखी है तो हर बार किसी बात मानी जाएगी, दादा और दादी की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमारी कंट्री में भी यही सिस्टम होता है। हमारी कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही चीजों के ऊपर या फिर अलग अलग चीजों के ऊपर, क्योंकि हमको मालूम है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तो है ही है, तो उसमें तो अपने आप डिसाइडेड है ही ये क्या होते हैं। मैं बता दूंगा कि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट क्या चीज होती है, लेकिन जिन टॉपिक पर दोनों को रूल बनाने का राइट है वहां पर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे देखो एजुकेशन, एजुकेशन में आप समझो, एजुकेशन एग्जांपल समझा देता हूं मैं आप लोगों को। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक होते हैं स्टेट बोर्ड के स्कूल और एक होते हैं सीबीएसई स्कूल, ठीक है ना। सीबीएसई किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नाम से मालूम पड़ रहा है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट में को मालूम है यूपी एमपी राजस्थान कुछ भी होता है। आपने कभी फील नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन बस मालूम नहीं हम लोगों को कि नाइंसाफी कैसे हो रही है। आप लोगों में किसी को मालूम है कि नाइंसाफी कैसे हो रही है? नहीं सर। अब समझो कैसे नाइंसाफी हो रही है। हमारे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता देता हूं, अभी तो चलो तब भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तब भी सुधर गए। अभी से 5 या 6 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, तो 5 या 6 साल पहले हमारे यहाँ पे या फिर कहीं पर भी आप ले लो, यूपी एमपी राजस्थान गुजरात कहीं का भी ले लो आप एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट में संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा 92% से ऊपर लेके आ जाए नंबर 12th क्लास के अंदर, ठीक है। 12th इतने तो आते ही हाँ जी, तो इतने आते ही नहीं है। हाँ आते ही नहीं है, वेरी गुड, वही बताना चाह रहा हूं आपको। जो पुराने लोग हैं ना, जो भी 2008 से पहले वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि स्टेट बोर्ड में ये परसेंटेज आना इम्पॉसिबल है, 92% इज इम्पॉसिबल। लेकिन सीबीएसई के अंदर भैया 99.99% आ जाते हैं। अब आप सोचो कि एक बच्चा जो बहुत घनघोर टॉपर है स्टेट बोर्ड में अपने, और उसके नंबर आए 92%, दूसरा है सीबीएसई का ढक्कन बच्चा भी कितना लेके आ रहा है, 90% लेके आ रहा है, और अच्छा बच्चा तो 99 लेके आ ही रहे, 99 से स्टार्ट होता है उनका मामला। अब होगा क्या, 12th तक तो मान लो अपना अपना पढ़ लिया, लेकिन अब आए हम लोग कॉलेज में। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉलेज है दिल्ली का माना जाना, आपने नाम भी सुना होगा। 2 कॉलेज के नाम बताता हूँ, एक है श्री राम कॉलेज और एक है लेडी श्री राम कॉलेज, नाम सुने आपने? यस सर, यस एसआरसीसी। सर। ठीक है, ये वो कॉलेज है, अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है और आप ढंग से पढ़ लेते हो तो भले आप बीए ही क्यों ना करो तब भी आपकी बढ़िया सैलरी होगी, बढ़िया जॉब लग जाएगी। अगर आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स में जॉब आपकी अच्छी लगेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोटिस भी कर लेना, लेडी श्री राम और श्री राम कॉलेज के अंदर जो लास्ट एडमिशन है ना, लास्ट एडमिशन वो 99% पे खत्म हो जाता है, 99% पे लास्ट एडमिशन खत्म। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये स्टेट बोर्ड वाला कितना भी धुरंधर बना रहे, क्या कभी भी इस स्कूल में, इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा? सवाल ही नहीं नहीं उठता, सर। सवाल ही नहीं उठता कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और इस कॉलेज से टॉपर निकलते हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही होगा, सब लोगों ने सुना होगा, टीना डाबी, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज से थी वो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये इनके साथ स्टेट गवर्नमेंट वालों के साथ धोखा हो रहा है। अब ये तो हो रहा है पढ़ाई में, लेकिन एक्चुअल में कहाँ धोखा हो रहा है? एक्चुअल में धोखा हो रहा है रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर कैसे हो रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलता, बहुत कम टैक्स मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है मोस्टली टैक्स। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जब कोरोना आया तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रही है कि भैया कुछ पैसा दे दो हमको, हमारे पास मनी नहीं है, ठीक है। लोगों की सैलरी काटनी पड़ गई, लोगों की जॉब, जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी रोक ली गई। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के उतने फंड नहीं होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो 3 फील्ड में समझना है। एक तो हो गया लेजिस्लेटिव फील्ड, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के टर्म में। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वही प्रशासन वगैरह चलाने के लिए। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए पहली चीज पर
पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। सर हाँ जी, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव में डिफरेंस क्या है सर? नहीं एक ही बात है, मतलब मोर और लेस एक ही बात है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही बात है। एग्जीक्यूटिव होता है पालन करवाने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रशासन। तो प्रशासन वाले लोग ही क्या करते हैं, पालन करवाते हैं, ऐसे मान लो। अब आते हैं हम ठीक है लोग सर। अब आते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, हर चीज में पॉलिटी में हम जहां भी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है और कौन सा आर्टिकल है। क्या याद रखना है आपको, हमें हमेशा याद रखना है पहली चीज, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कौन सा आर्टिकल से वो रिलेटेड है, और दूसरी चीज कौन से पार्ट में वो आता है। तो ये जो सेंटर और स्टेट रिलेशंस हैं लेजिस्लेटिव, वो आते हैं पार्ट 11 के अंदर, और आर्टिकल है 245 से 255। यानी कुल मिला के इसके लिए कितने आर्टिकल दिए गए हैं, 10 आर्टिकल्स में इसके बारे में हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है। 10 आर्टिकल्स 245 से 255 क्या मिलता है उसमें, वो देखते हैं हम लोग। Part 11 of the Constitution deal with the legislative relations between the center and the state। तो पहली चीज तो ये है कि 245 से 255 तक, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी सुनकर अभी मन में बोल लेना है, जिससे हम लोग याद कर पाए अभी ही, और जब हम लोग एक बार खुद रीडिंग करें तो हमें चीजें प्रॉपर याद हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, 245 से 255 आर्टिकल तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में जो दिया गया है, वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के लेजिस्लेटिव रिलेशंस। कौन से रिलेशंस की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात हो रही है। कहां से कहां तक, 245 से 255, पार्ट कौन सा है, 11 नंबर, ठीक है। Besides these, there are some other articles dealing with the same subjects। इसके अलावा भी कुछ और आर्टिकल्स हैं जिनमें यही चीज डिस्कस की जाती है, लेकिन जो एक साथ दिया गया वो यहाँ पे दिया गया है 245 से 255 में। आगे देखिए, लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडिया के अलावा किसी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ध्यान रखना, फेडरल मतलब संघ, संघ मतलब जहां पर स्टेट गवर्नमेंट होगी और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कंट्री की बात करें जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद रेस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि और कंट्री में पावर डिवाइड होती है, वैसे ही हमारी कंट्री में भी लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। Further, the Constitution provides for the parliamentary legislation in the state field under 5 extraordinary situations as well as the center's control over the state legislation in certain cases। अब ये कुल मिला के एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि देखो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो अल्टीमेटली जीतेगा कौन, अल्टीमेटली जो प्रिवेल करेगा, प्रिवेल यानी इसके बाद मानी जाएगी, वो तो कौन सा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ही है। तो बोलता है कि सर्टेन केसेस में, कुछ ही केसेस में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की बात मानी जाती है, नहीं तो मोस्टली केसेस में किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। देयर आर 4 एस्पेक्ट इन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। 4 फील्ड में हमें बात करनी है लेजिस्लेटिव के बारे में। पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल यानी कितने एरिया में उनका रूल इंप्लीमेंट होगा या फिर एप्लीकेबल होगा। तो हम जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का रूल स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल पूरी की पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट यानी कौन कौन से पॉइंट पर स्टेट गवर्नमेंट को राइट होगा रूल बनाने का, और दूसरा कौन कौन से पॉइंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा रूल बनाने का राइट। तो ये चीज का डिवीजन हम लोग देखेंगे। देन थर्ड है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट के बनाए गए रूल कितने एक्सटेंट तक स्टेट में इंप्लीमेंट होंगे, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। देन अगला है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, और फिर ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करती है स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस को। इन 4 फील्ड की बात करेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव के अंदर। क्या समझ में आ पा रही है मेरी बातें? बस जागते रहिएगा,
नींद नहीं लानी है ना, और सुनते रहना है लगातार। सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट पॉइंट पर, एक एक करके पढ़ेंगे, और थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा टफ है। और टफ क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ कहानियां नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। कहानियां इसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। बस हमें एक ही टॉपिक है जो बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, वो है सेंटर और स्टेट रिलेशन। उसके अलावा पूरा का पूरा इंटरेस्टेड है। हाँ बोलिए। पढ़ा रहे या डरा रहे? दोनों काम है ना, डरना भी जरूरी है पढ़ने के लिए, डरोगे नहीं तो फोकस नहीं करोगे। देखिए अब पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल यानी कहां तक उसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, किस चीज का? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स का। तो पहली चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फॉलोइंग वे। कुल मिला के ये हुआ कि बनाया गया रूल, बनाया गया एक्ट, बनाया गया रूल कहां तक इंप्लीमेंट होगा, ये कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ है। और कहां लिखा हुआ है? हमने पढ़ लिया, 245 से 255 तक के आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो देखिए। पहली बात, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी या तो कंट्री, पूरी कंट्री के लिए रूल बना सकती है पार्लियामेंट, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए रूल बनाने का राइट रखती है कौन? पार्लियामेंट। और ये हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो किसी भी चीज से रिगार्डिंग केस वो रूल बना सकती है। दूसरा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड। अब दूसरी बात देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, शब्दों का खेल है। तो बोल रहे हैं कि टेरिटरी तो बोल दिया, लेकिन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? तो टेरिटरी का मतलब क्या होता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर एरिया ऑफ द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है, पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं कि टेरिटरी के लिए रूल बना सकती है, तो उस टेरिटरी में क्या क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट आता है, यूटी आता है, और उस टाइम में जितने भी एरिया पर कंट्रोल है हमारी कंट्री का, वो भी किस में आएगा? उस टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए रूल बना सकती है। एक चीज तो मुझे समझ नहीं है, पहला पार्ट सही हो गया। दूसरा देखिए, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट except when there is sufficient nexus between the state and the object। दूसरी बात ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो वो या तो स्टेट में इंप्लीमेंट होगा, या फिर उस स्टेट की किसी पर्टिकुलर पार्ट में। जैसे मान लो दिल्ली के लिए कोई रूल बनाया, तो या तो वो चांदनी चौक में चल रहा है, या फिर वो दिल्ली में चल रहा है, बस दिल्ली के बाहर नहीं। क्योंकि दिल्ली अपने आप एक तरीके से स्टेट ही माना है ना, न्यू दिल्ली, तो उसके बाहर नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए दो स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जैसे गुजरात और, हम लोग ले लेते हैं गुजरात और हरियाणा का, ठीक है, या फिर पंजाब और हरियाणा ले लो आप। अब पंजाब और हरियाणा में अगर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो हो सकता है कि चंडीगढ़ के लिए कुछ ऐसे रूल बनाए जाए जो दोनों स्टेट मान ले। तो ध्यान है ना, उनके बीच में अब आपस में अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, तभी उनके रूल दोनों जगह इंप्लीमेंट होंगे। अदरवाइज हर एक स्टेट में ही इंप्लीमेंट होगा, दूसरे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये तो सेकंड थिंग। थर्ड देखो, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है इंडिया का, हमने जब 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था यूनियन और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, कि यूनियन और एरिया उसका क्या होता है। वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, नाम बदल सकती है, और दो स्टेट को मर्ज करके कॉमन स्टेट बना सकती है। पढ़ा था? तो क्या आ रहा है? यस सर। तो Yes, वही sir, under article 1, 2, 3, 4 पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे वही चीज बताना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट अकेले ही कोई ऐसे रूल बना सकती है जो पूरे के पूरे एरिया में इंप्लीमेंट होगा। Thus, the law of the parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए रूल बना सकती है, और चाहे उनकी प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो, वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि हर इंसान को अपनी अपनी प्रॉपर्टी पर
होने वाले प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ेगा। अब वो प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो पूरी दुनिया में, अगर उसको उससे गेन हो रहा है तो उस पर उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सर हाँ जी। सर बट कहते हैं वो ज्यूरिडिक्शन या फिर जो लेजिस्लेशन है वो तो सर यहाँ के टेरिटरी में आना चाहिए ना। लाइक अगर मान लीजिए सर मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक कंपनी ABC समथिंग कोई कंपनी खोली वहाँ ब्रिटेन में, ठीक है हाँ सर, रजिस्टर भी वही की है, तो भी क्या सर क्या कहते हैं उस पे मुझको टैक्सेशन मतलब टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा? नहीं, अब तो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में कराई है ना, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। अगर आपने कंपनी इंडिया में बनाई है, फिर आप बिजनेस कर रहे हो अलग अलग कंट्री के साथ, उस केस में होने वाले प्रॉफिट पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कंपनी ही ब्रिटेन में रजिस्टर कराई है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि फिर तो इंडियन है ही नहीं वो कंपनी क्या है, ब्रिटेन की है। ठीक है, फिर वहां पे आपका अकाउंट भी ब्रिटेन का ही होगा, तो फिर आपको वहीं पे वो प्रॉफिट आएगा, उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही अमाउंट अगर आप इंडिया लेके आते हो, इंडिया में ट्रांसफर कराते हो ना अपने अकाउंट में, तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। अगर वहीं का वहीं निपट गया तो कुछ नहीं है, इंडिया में अगर मनी आ रही है तो टैक्स पे करनी पड़ेगी। आगे देखिए, जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज से ले लो सिंपल एग्जांपल। डोमिनोज इंडियन कंपनी तो है नहीं, यूएसए कंपनी है, लेकिन यहाँ पे पिज्जा बनाए तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है उसको, यहाँ पे टैक्स देगी वो, है ना। वो बिल देखना, बिल पे लिखा होता है जीएसटी नीचे, और वो इसीलिए है क्योंकि वो उसको पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से अर्न कर रही है ना, इसलिए। तो यहाँ जहाँ पे अर्न कर रहे हैं उस वाली गवर्नमेंट। हाँ जी तो बोलिए। सर ये कहने का मतलब है जैसे जो सर लिखा हुआ है द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजंस एंड देयर हाँ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए हाँ और उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो किसी पार्ट है किसी भी वर्ल्ड में, तो बिल्कुल। वो क्या कहते हैं इसके लॉ से वो रहेगी, हाँ एप्लीकेबल रहेगा ये लॉ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। अगर मान लीजिए जैसे शाहरुख खान है, उसका ब्रिटेन में घर है, उस पर जो ओके इनकम हो रही है ना, उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए, अगर वो उसकी इनकम यहाँ पे लेके आ रहा है तो। और वो पूरे ओके ऑल ओवर दुनिया में कहीं पर भी है। और इसी के लिए अभी एक केस भी हुआ था, आपको ध्यान होगा, अभी एक पेपर्स लीक हुए थे, मैंने उसमें पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। पनामा पेपर्स। और एक पनामा थे या दूसरे थे जो अभी अभी वाले जो लीक हुए हैं, पनामा तो पहले थे, सर पेंडोरा पेंडोरा पेपर्स, ठीक है ना। पेंडोरा पेपर्स जो अभी लीक हुआ था डेटा, ठीक है, उसमें 2 बिलियन डॉक्यूमेंट थे, 2 बिलियन डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो आप, 2 बिलियन पेजेस एक इंसान पढ़ पाएगा अपने जीवन काल में, 2 बिलियन पेज। इतना बड़ा डेटा लीक हुआ था, 2 बिलियन का डेटा लीक हुआ था, जिसमें अलग अलग लोगों के नेम, उनकी कंपनीज, उनकी इनकम प्रूफ सब कुछ था, जिसमें अपने इंडिया के लगभग 200 लोग थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये लोग भी फंसे हुए थे। ये लोग क्या कर रहे थे, वहां पे कंपनी बना के मनी ले रहे थे और यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो इसी के लिए बोला गया है कि अगर हमारी पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है ना, तो एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। उसको आप इस बेसिस पे खारिज नहीं कर सकते हो कि भैया हम तो दूसरी जगह कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट तो यहाँ पे आ रहा है ना उस केस में। अगर आप वहीं पे रजिस्टर आके वहीं पे सेटल होते हैं तो अलग बात है, तो फिर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, however the constitution places certain restrictions on the plenary territorial jurisdiction of the parliament. In other words, the law of the parliament are not applicable in the following areas. अब ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो पार्लियामेंट ने रूल तो बना दिए, लेकिन तब भी पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे, the president can make regulation for the peace, progress and good government of the 5 union territories. तो ये जो 5 यूटीज हैं, इन यूटीज में पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली। प्रेसिडेंट जब भी मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट, इसका होता है गवर्नर, ठीक है। और यूटीज में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। सर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लो इस चीज को, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। स्टेट में गवर्नर होता है, यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दिल्ली में कौन होगा, गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर सीएम होगा सर। हाँ तो अरे सर भैया नहीं, कहाँ बड़ा वीक है मामला। ध्यान रखो, दिल्ली के अंदर
सीएम तो है ही, सीएम के साथ साथ कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। आपने पेपर वो पेपर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन सर मतलब उसकी बात करो, सीएम भी तो रहेगा ना सर। बिल्कुल जो मेन पावर होगी वो तो सर सीएम के पास होगी ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। दिल्ली एक स्पेशल मतलब स्टेट है। मैंने बताया भी था कल आपको कि यहाँ पे सीएम के हाथ में पावर ज्यादा नहीं होती है, और मैंने कल समझाया भी था ओके। आई थिंक कि अगर यहाँ पे सीएम के हाथ में पावर ज्यादा हुई तो वो पीएम का निकलना भारी कर देगा सिटी, मतलब वो घूमने फिरने नहीं देगा उसको, है ना। अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे अंदर है दिल्ली के अंदर, दिल्ली हम्म। में पुलिस जो होती है वो स्टेट की नहीं होती है, सीएम के अंडर में नहीं सेंट्रल आता। सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो होती है सर, हाँ ये पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में होती है। ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जो डायरेक्टली किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ना कि सीएम के अंडर में आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे सीएम को बिल पास करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी ही पड़ती है, मतलब लेनी ही पड़ेगी, उसकी परमिशन के बिना पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे देखो कि जो 5 यूटीज हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इनमें अगर कोई रूल इंप्लीमेंट करवाना है तो कौन कराएगा, वो करेगा हमारा प्रेसिडेंट, और उसका सेम इफेक्ट होगा, बिल्कुल सेम पावर होगी वही जो पार्लियामेंट से रूल बनाया जाता है। यानी अगर पार्लियामेंट में कोई रूल बना रहा है तो वो प्रेसिडेंट से उसको अप्रूवल कराएगा ही कराएगा। और ये भी ध्यान रखना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे यहाँ पे, जैसे अभी तो हो गया खत्म, लेकिन पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हुए थे। तो ऐसा नहीं था, मैंने बताया भी था आपको कल भी शायद, कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ प्रिविलेजेस नहीं थे, उनके अलावा भी कई और स्टेट्स को भी प्रिविलेजेस थे। और उन स्टेट्स में ये यूटीज भी काउंट कर लो आप कि इन यूटीज में भी क्या थे, अलग से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, और अभी भी हैं। अभी भी ऐसा है कई जगह पे कि हम इन स्टेट्स में या यूटीज में जाके किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, अभी तक बंद है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ट्राइबल एरिया है, और वहां पे आउटसाइडर्स को प्रॉपर्टी बाय करना मना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए। सर हाँ जी। सर लोकपाल क्या होता है? लोकपाल कुछ नहीं होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन वगैरह नहीं हो उसको देखने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, उसे बोलते हैं लोकपाल। लोकपाल यानी जनता का पालनहार, यानी जनता की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जो हर एक डिपार्टमेंट में देखेगा कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। सर मतलब एक स्टेट का एक ही लोकपाल होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो देखो वो तो खैर हो गई होगा, एक स्टेट का एक तो हो गया होगा, ऊपर जाके टॉप पर तो एक बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में भी होता है। मान लो कोई सा भी छोटा डिपार्टमेंट, मान लो कि कोई पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, अब उस पोस्ट ऑफिस मान लो 5-6 क्लर्क हैं, 2-4 बाबू, ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह, है ना, तो उसी में एक इंसान को लोकपाल बना देंगे। उसको लोकपाल बनाने के क्या बोलेंगे कि भैया तुम देख के रहना, इस ऑफिस में कोई भी बेईमानी वगैरह करप्शन वगैरह ना करे, कोई ड्राइव वगैरह ना ले, और ले तो कंप्लेन कर देनी है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में लोकपाल होगा, और फिर टॉप पर तो होगा ही होगा पूरी स्टेट लेवल पर, ठीक है। सर मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ लोकपाल मतलब बहुत सारे होते हैं। लोकपाल अल्टीमेटली करप्शन खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट था, जिसमें होगा क्या, डिपार्टमेंट में कोई करप्शन नहीं करे उसकी देखभाल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा, और वो उस स्टाफ में से ही कर देते हैं, लोकपाल को एक को बना देते हैं व्यक्ति की। और फिर उसके पास पावर होता है कि वो मतलब एम्प्लॉय मतलब जो करप्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सके? नहीं नहीं, पावर नहीं है, कार्यवाही करने की पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने की पावर है, और एडवाइजरी पावर है। एडवाइजरी मतलब उसको बोल सकता है कि भैया इसको मत लेना यार, तो गलत बात होती है ये, है ना। एडवाइजरी पावर होगी, और उसकी कंप्लेंट ऊपर करने की पावर होगी, अपने से बड़े वाले लोकपाल को, ठीक है। ओके सर। अब मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक पीडीएस का डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस। तो ये पीडीएस तहसील में भी होगा, गांव में भी होगा, सिटी में भी होगा, और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर भी होगा, नहीं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़ा लेवल पर होगा। तो इसके लिए वो कंप्लेंट नीचे से ऊपर भेज सकता है, डिस्ट्रिक्ट से मान लो वो हेडक्वार्टर को भेज सकता है, हेड ऑफिस को, कि भैया यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, तो फिर हेड ऑफिस वाला लोकपाल आके चेक करेगा उसको, इस तरीके से। समझ रहे हो कि अपने से ऊपर वाले को ट्रांसफर कर सकता है। पहले तो मना करेगा भैया मत कर यार, बेकार चीज होती है, मान गया तो ठीक, नहीं माना तो सिर्फ एडवाइजरी पावर है। उसके पास जुडिशियरी पावर, या फिर हम बोल सकते हैं पनिशमेंट देने की पावर भी नहीं है, और ना ही एक्शन लेने की पावर है, दोनों पावर नहीं है। ओके सर। और इसमें है ना, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट नहीं आता, सर प्रेसिडेंट नहीं आता इसके अंदर, है ना, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई लोकपाल नहीं है। और सर लोकपाल को नियुक्त कौन करता है?
और लोकपाल को नियुक्त वैसे तो देखो, अगर मैं ऑफ वैसे बताऊं नॉर्मली तो कुछ नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो उसका टॉप ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो वहां पे नियुक्त कर देता है, सेक्रेटरी या डायरेक्टर टाइप का। ओके बाकी जो मेन लोकपाल होता है ना, वो एक कमेटी होती है। मेन मतलब जो पूरी स्टेट के लिए लोकपाल होता है ना, उसके लिए कमेटी होती है, इसमें पीएम भी, वो सीएम होगा, सीएम के अलावा चीफ जस्टिस होंगे, और वो आपस में डिसाइड करते हैं लोकपाल किसको बनाना है। और मोस्टली जो लोकपाल बनते हैं ना, वो एक्स मतलब रिटायर्ड जज होते हैं, जज या फिर और कोई सुपीरियर पोस्ट पर। उनके पास भी सर जुडिशरी पावर नहीं रहता है? नहीं नहीं, जुडिशरी पावर किसकी बात नहीं होगा, रिटायर्ड हो चुका है ना, ओके पावर सर, एडवाइजरी ही रहेगी। ठीक है, ओके सर। हम्म। ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड पॉइंट, the governor is empowered to direct and that an act of parliament does not apply to a scheduled area। प्लस जैसे हमने बात करी थी ऊपर अभी कि अलग अलग एरियाज होंगे, जो अंडमान निकोबार दमन एंड दीव, तो उन एरियाज पर पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं होंगे। उसके लिए कौन ऑर्डर जारी कर सकता है? उसके लिए ऑर्डर जारी कर सकता है हमारा गवर्नर। और गवर्नर क्यों कर सकता है ऑर्डर जारी? क्योंकि वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ रहे होते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर में आ रहे होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है वहां पे, तो गवर्नर एडवाइजरी जारी कर सकता है कि यहाँ पर ये वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा, और वो डेफिनेटली वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। या तो वो होता है कि इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करके बोल सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो पास, तो वो ऐसे चेंज करने के बाद वो अप्लाई माना जाएगा। अगला देखो, द गवर्नर ऑफ आसाम may likewise direct that an act of the parliament does not apply to a tribal area in the state or apply with specified modification and exception। The president enjoys the same power with respect of tribal areas in मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अभी क्या बताना चाह रहे हैं, इन सभी का मतलब यही है कि जो स्टेट्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल होगा, या फिर ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, वहां पे पार्लियामेंट के रूल नहीं चलेंगे, वहां पे गवर्नर के रूल चलेंगे और प्रेसिडेंट के रूल चलेंगे। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास इतनी पावर होगी, वो किसी भी बनाए हुए रूल को बदल सकते हैं, इंप्लीमेंट ना कर सके, मतलब बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं कि भैया लागू ही नहीं करना है, या फिर किसी तरह का मॉडिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव पावर का पहला पार्ट। दूसरा देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसके पास कौन कौन से टॉपिक होंगे, इसकी पावर कौन डिसाइड करता है, तो हम लोग जानते हैं। इसलिए 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो बस वो लिस्ट बनाई हुई है और उस लिस्ट में अपने अपने टॉपिक लिखे हुए हैं। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर है रूल बनाने की, यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट को पावर है, कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उस पर रूल बना सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें देखिए, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर enumerated in the union list। This list has at present 98 subjects, originally 97 subjects, like defense, banking, foreign affairs, currency, atomic energy, insurance, communication, interstate trade, commerce, census and audit। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको भी ध्यान रखना है कि यूनियन लिस्ट के पास जो सब्जेक्ट है वो है 98, ओरिजिनली यानी पहले कितने थे, पहले थे 97। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले से अभी में सब्जेक्ट बढ़ गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 97 सब्जेक्ट थे, अभी कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, 98, मतलब इसकी पावर में बढ़ोतरी हुई है। और इसके पास कौन कौन से टॉपिक होते हैं? पहली बात तो वो टॉपिक जो एक स्टेट से रिलेटेड ना हो, जैसे कि देखो डिफेंस है, तो डिफेंस किसी स्टेट का नहीं होता है, डिफेंस होता है पूरी कंट्री का, तो डिफेंस आ गया। दूसरा है मनी, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, तो देखो नोट, रुपया, जो नोट छपता है वो हर किसी स्टेट का तो है नहीं, वो तो पूरी कंट्री में एक ही है। तो जब पूरी कंट्री के लिए एक तरीके से नोट छपता है, तो जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी वो भी क्या होंगी, पूरी कंट्री के लिए एक कॉमन होंगी। समझ पा रहे हो? हाँ जी, यस यस सर। सर। ठीक। ऐसे ही इसमें और भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं,
जैसे कि इंटर स्टेट ट्रेड है, कॉमर्स है, कंसेंसस है, ऑडिट है, ये सब कुछ चीजें इसके अंदर आती है। एक बार रीडिंग करो इसको। इनको 2-3 बार पढ़ लेना है कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर हैज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास एक सर एक पावर है। क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो एनर्जी होती है सर, लाइक एनर्जी जो सब्जेक्ट है एनर्जी, हाँ हाँ, सर ये तो कंकरेंट लिस्ट में है। नहीं नहीं, एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बात हो रही है एटॉमिक एनर्जी की। अच्छा एटॉमिक एनर्जी और एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक है, एनर्जी तो देखो कोल वाली भी होती है, ठीक है, सोलर वाली भी होती है, वो तो स्टेट के अंडर आती है, लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी है ना वो किस में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, क्योंकि भाई ये पूरी कंट्री की लंका लगा देता है एटॉमिक एनर्जी, इसलिए। सर ओके, ये एक क्वेश्चन था बहुत पहले सर, एक दिन पढ़े थे सर। अच्छा, तो एटॉमिक एनर्जी क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है ये, वो सॉरी कंट्री का सब्जेक्ट है, स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पूरी की पूरी कंट्री में फर्क पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से बाहर की चीजें। आगे देखिए, the state legislature had in normal circumstances exclusive power to make law with respect to any other matter enumerated in the state list। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर कंडीशंस नॉर्मल है तब, अगर कंडीशन नॉर्मल है तब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पावर बनाने की एब्सोल्यूट पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हुई है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखी है, अगर किसी कंट्री ने अटैक किया हुआ है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये वाली पावर नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे, एट प्रेजेंट 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66। देख के मालूम पड़ रहा है कि पावर कम की गई है उसकी, स्टार्टिंग में तो 66 सब्जेक्ट थे, अभी कितने रह गए, 59 रह गए। जबकि हमने ऊपर देखा यूनियन लिस्ट में उसके पास बढ़े, इसके पास क्या हो गए, घट गए। इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारी कंट्री में स्टेट के पास पावर ज्यादा नहीं होती है। अब चीजें भी कौन कौन सी है इसके पास, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। इसको आप कोरोना से जोड़ सकते हो। कैसे, जैसे कि मार्केट कब कब ओपन रहने, हर स्टेट ने अलग अलग अपना प्रोसीजर बनाया। थिएटर कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, हर स्टेट ने अपना अपना प्रोसीजर बनाया। गैम्बलिंग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिशिंग, क्योंकि देखो हर स्टेट में तो फिशिंग होती नहीं है, जो स्टेट ऐसी है यहाँ पे फिशिंग का स्कोप ही नहीं है, तो वहां तो लगेगा ही नहीं, तो फिशिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, तो डेफिनेटली पंचायती राज के लिए रूल कौन बनाता है, पंचायती राज के लिए रूल कौन बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। प्रिजन, प्रिजन भी आपको मालूम है कारागार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं स्टेट वाइज। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी किसका सब्जेक्ट होता है, स्टेट का होता है। सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, हमारा सारा सारा स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। थर्ड लिस्ट जो है वो है, सर ये जो है क्या कहते हैं, कारागार वाला सर, हाँ सर ये प्रिजन्स वाला सर स्टेट लिस्ट में होता है सर। बिल्कुल, अगर वो सेंट्रल जेल नहीं है, सेंट्रल जेल है तो वो वहां की बात कही जा रही है। सर तो सर सेंट्रल मतलब भी बना रहा है सब, प्रिजन्स ये भी बना रहा है, तो सर ये तो कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए ना। अभी आ जाएंगे इस चीज पर। जो यहाँ पर प्रिजन की बात हो रही है ना, ये प्रिजन बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट वाली, जो स्टेट के अंदर होते हैं, कारागार। ठीक है, तो ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रिजन्स वो भी बना रहे हैं, और सर कुछ सेंट्रल प्रिजन्स भी तो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल होते हैं। तो सर वो तो कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए ना, अगर क्या कहते हैं दोनों लोग बना रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं तो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि स्टेट के अंदर सेंट्रल वो होता हो, मतलब हर स्टेट में सेंट्रल जेल नहीं मिलेगी आपको, हर नहीं सर ऐसा तो है सर, हर स्टेट में सर, जैसे यूपी में 5 है सर, करीब करीब सब। सेंट्रल जेल यस सर, पक्का भरोसा है। यस सर, आगरा में तो सर है ना, झांसी में है, हाँ, आगरा में है सर, और सर और भी जगह है सर, 5 जगह है यूपी में, तो सर बट ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 यूपी में तो सर हर जगह एक आध दो होंगी ही, बिल्कुल होंगी। तो सर वो बोल। तो ऐसे सोचो ना आप, जैसे पुलिस होती है, तो पुलिस क्या केंद्र के अंडर में नहीं आती, पुलिस, हाँ दिल्ली पुलिस आती है सर, और भी सर आती है, बाकी जितने भी ऐसे स्टेट्स होंगे। दिल्ली वाली आती है, यूटी वाली आती है,
यूटीज वाली, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल जेल होगी ना, तो सेंट्रल जेल के ऊपर रूल बनाने का सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जब हम बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट पर रूल बनाने का दोनों को है, मतलब सेम थिंग पर, एक ही चीज पर, मान लो एक आइसक्रीम है ना, उस आइसक्रीम में दोनों लोग रूल बना सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो आइसक्रीम चॉकलेट वाली अलग है और एक डब्बे वाली है। अगर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया और फिर उसके ऊपर रूल बनाने का राइट नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दोनों रूल बनाने का राइट हो, तो उसे हम लोग कंकरेंट लिस्ट में लिखेंगे। जब हमने उसका नाम ही डिफाइन कर दिया कि वो सेंट्रल जेल है, तो मतलब अलग हो गया वो। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रिजन की। पॉइंट समझ रहे हो आप? ठीक है सर। ठीक है। अब ऐसे ही देखो, आगे आ जाओ। थर्ड लिस्ट, थर्ड है, थर्ड में क्या है? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों को रूल बनाने का राइट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक ही चीज पर दोनों लोग रूल बना रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि जिसने बाद में रूल बनाया और इसका इंप्लीमेंट हो गया, वो इंप्लीमेंट रहेगा, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। बाद में बनाने का मतलब क्या होता है कि हो सकता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही, और कमियां के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रूल बनाया और वो बाद में पास हो गया। इसका मतलब है कि पहले वाली की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया है, तो वो वाला प्रिवेल रहेगा। पॉइंट समझ रहे हो? अगर एक ही चीज पे दोनों लोग रूल बनाते हैं तो इस तरीके से प्रिवेल रहेगा। और अगर सेम टॉपिक है और दोनों लोग रूल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, both the parliament and the legislature can make law with respect of any of the matter enumerated in the concurrent list. This list has present 52 subjects, originally 47. ये नंबर ध्यान रखना है तीनों का। यूनियन में कितना था? 98। ठीक है। स्टेट में कितना था? 59। एंड सर हाँ जी, सर आपने एक दिन मेघालय और असम का पढ़ाया था, दोनों में विवाद था, तो उसमें आपने ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ाया था। हाँ हाँ तो उसमें आपने जो विषय बताए थे ना सर, हाँ हाँ प्रेजेंट में विषय 100 है, संघ सूची में, राज्य सूची में है 61 और समवर्ती सूची में है 52। ये मतलब थर्ड वाला सही है सर, लेकिन ऊपर वाले दो के चेंज हो रहे हैं सर। तो ऐसा होता है, मेरे को ऐसे याद नहीं है प्रॉपर। अगर मैंने बताएंगे तो वो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बता दिए होंगे आपको, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको सर लेकिन वो तो करंट अफेयर वाला था ना। नहीं नहीं, फिर तो गलत नहीं होगा, फिर कुछ और चीज हो रही होगी फिर तो। एक बार आप दोबारा देखिएगा, फिर बताना मेरे को आप। अगर करंट अफेयर जी था सर। तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैंने बताया होगा, सर ये तो चेंज होती रहती है ना सर, ये बिल्कुल सब्जेक्ट तो हाँ, चेंज होते रहते हैं। मैं चेंज, भी बिल्कुल बिल्कुल चेंज होते रहते बहुत हैं। जगह तो मैं भी सुना हूँ सर कि 101 कहीं पे लिखा हुआ है सर, कहीं पे 98 99 लिखा हुआ है। बिल्कुल तो सर ये बिल्कुल, तो चेंज तो होता ही है। हाँ हाँ चेंज होते रहते हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। सर ये जो 66 सब्जेक्ट है, मैं सर कहीं 67 पढ़ा था सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इसके ऊपर देखो ये 2 लिखा हुआ है ना, 2, 66 के ऊपर 2, इसका देखो नीचे मीनिंग होता है। हालांकि इसमें कहीं दिया होगा, बुक आप पढ़ोगे ना, तो क्योंकि ये चेंजेबल है, चेंजेबल इन द सेंस ये वेरी करते रहते हैं। आप एनसीईआरटी उठाओगे, पुरानी लिखी हुई है, उसमें अलग मिलेगा आपको। ठीक है। ये बुक के टाइम जितना होगा ना उतना लिखा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना 2 3, ये ऊपर, ये इसके बताना चाह रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिलेगा। जब आप बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है। ओके आप तो क्या करो, लक्ष्मीकांत वाला याद कर लो। ठीक है। करंट में कुछ होगा तो हम उसको देख लेंगे। इतना वेरिएशन नहीं होगा, 61 तो नहीं होगा आई थिंक, है ना। कुछ और चीज अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मैंने 61 बता दिया था। वैसे ऐसे बताया तो नहीं होगा, कुछ और चीज हो सकती है। सर आपने लिखवाया था। लिखवाया था, चलो तो फिर देखेंगे, है ना। देख बताना मेरे को आपकी कहाँ लिखवा दिया मैंने। लेकिन इतना मान जी लो सर। ये वैरी होता रहता है, फिक्स नहीं है। हर साल में जब भी पार्लियामेंट सेशन होते हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कितना बढ़ाना है घटाना चाह रहे हैं। तो ये चेंजेबल 61 है सर, 61 6 नहीं। 61 ना, ठीक है। तो एक बार मैं भी देख, वैसे देखने वाली जरूरत ही नहीं है, हो सकता है कुछ और चीज या फिर कुछ और लिखवा दिया हो किसी और टेंस में। ये नंबर भी सही है, और थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो उस पर भी फोकस करना है। और ये भी ध्यान रखना है, यूपीएससी से फंसाएगा नहीं आपको कभी भी नंबरों के चक्कर में, है ना। ऐसे फैक्ट नहीं पूछेगा यूपीएससी आपसे, ऐसे वाले नंबर्स वाले बहुत रेयर ही पूछता है। जिसमें विवाद होने की संभावना होती है ना, वो नंबर पूछता ही नहीं है यूपीएससी।
और ये वही चीज है विवाद होने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कितने टॉपिक आते हैं? 52। ओरिजिनली कितने थे? 47। क्या क्या आता है इसमें? ठीक है, जैसे सिविल प्रोसीजर है, मैरिज है, डिवोर्स है, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस। अब इसमें से जो भी आपको 2-4 याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा, पूरे लिखने की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं है। आगे देखिए, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्टिव कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। मतलब 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट किया गया, उससे 5 सब्जेक्ट जो थे कंकरेंट सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट से कहां पे आ गए? कंकरेंट लिस्ट में। कौन कौन सी चीज आ गई? जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये आपको मार्क कर लेने हैं क्योंकि ये स्पेशल चीज है। 42nd अमेंडमेंट हमने कई बार भी पढ़ा है। 1976 के थ्रू 5 चीजों को शिफ्ट किया गया, ठीक है, किससे? स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। क्या क्या थे? एजुकेशन, और सिंपल ऐसे ध्यान रख लो कि एजुकेशन नहीं, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और एग्जामिनेशन दोनों आगे जाके एक ही साथ मर्ज हो जाते हैं ऊपर जाके, है ना, कॉलेज में, इसीलिए एजुकेशन के लिए हो गया। फॉरेस्ट्री भी वही है कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, उनके लिए बनने वाले रूल्स, और क्योंकि एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीज है तो एनवायरमेंट पूरी कंट्री के लिए भी एक कॉमन होता है। वेट एंड मेजर्स, स्टेट और स्टेट में भी अलग अलग कर सकते हैं, और मेजर्स और वेट का मतलब क्या समझा? खेत की माप देखो आप, खेत की लोकल मेजरमेंट भी होती है, बीघा वाली, और हेक्टेयर वाली भी होती है, दोनों सेम थिंग के लिए, उसी खेत के लिए होती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग, वॉचिंग, इन सबसे बचाना है उनको। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस किस तरीके से देनी है अलग अलग फील्ड में, तो ये सारी चीजें किसके पास जाएंगी? सब कुछ कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ जी बताएं। मेरे सर से भूख लग गया है। भूख लग गया है तो डिनर नहीं किया अभी तक। तो ठीक है, फिर यहाँ तक ही रख लेते हैं, अगले बेसिक कल कराते हैं। आओ मॉर्निंग में आप लोग, है ना, बिन भूख मतलब बिना खाना खाए तो कैसे भजन होगा गोपाला, है ना, तो खाना पीना खा के बैठा करो। चलो फिर ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। एंड जो भी लोग वो नोट्स वाले काम में इंटरेस्टेड हो मेरे को बता देना, मैं एक बार और आपको समझा दूंगा कैसे करना है, और उसके बाद से आपको रेगुलर स्टार्ट कर देना है, तो बाकी लोगों को भी फायदा होगा। और डेफिनेटली अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम लंबी पारी खेलेंगे कुछ ना कुछ, तो आपको भी बेनिफिट होगा, है ना, लेकिन सर लंबे टाइम में। आपको नहीं चाहिए? सॉरी, आपने जेपीजी फॉर्मेट बोला था ना? हाँ जेपीजी फॉर्मेट में, वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाता है ना हर, क्योंकि हमको पीपीटी नहीं डालनी, हमको फोटो डालनी होती है, इमेज फॉर्मेट में डालनी होती है, इसलिए उस पीपीटी को हम लोग इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मैंने टाइप किया है वो भी हो जाएगा ना सर? सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा।